दैवम नारायणम दैवभक्षणम परमं पदम। श्रीलाल बहादुर शास्त्री शासकीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद वेदांत संकाय आज के मुख्य अतिथि सरंजन त्रिपाठी जी जो हमारे डीन स्टूडेंट वेलफेयर है दिल्ली विश्वविद्यालय के, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा। सबसे पहले श्री हंसराज मेहंदी रफ्ता जी से प्रार्थना करूंगा कि वो आशीर्वाद स्वरूप एक शॉल देकर उनका स्वागत करें। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज अखिल भारतीय संस्कृत साहित्य सम्मेलन द्वारा आज कर रहे हमारे आदरणीय गुरुवर एवं हमारे अभिभावक प्रोफेसर रमेश पांडे सर, जो आप गुरु रहे राष्ट्रीय लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के, आपके श्री चरणों में मैं अपना प्रणाम अर्पित करता हूँ। और ज्योतिष में ही संभवतः कहा जाता है, क्योंकि मैं ज्योतिष का विद्यार्थी नहीं, ऐसे ज्योतिर्विदों के बीच में रहकर थोड़ा थोड़ा कुछ सुन के वो बाण भट्ट के तोते जैसे कुछ सीख गया। तो कि किम करिष्यन्ति ग्रहाः सर्वे मध्य संस्थिता गुरु, अगर गुरु मध्य में बैठे हो तो कोई भी ग्रह कुछ बिगाड़ेगा नहीं। तो इसलिए गुरु माता यहाँ पर विराजमान है, आपके श्री चरणों में प्रणाम करता हूँ। आज इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर चंद्रलाल जी और विशिष्ट व्याख्यात्री श्रीमती नीलम शर्मा जी, मुख्य व्याख्याता डॉक्टर आलोक बलियाल। आज जब यहाँ पर मैं खड़ा हुआ और मुझे माला जब सर पहनाए आदरणीय रमाकांत गोस्वामी जी, तो उन्होंने कहा कि मैं 90 वर्ष का हो गया। तो जैसे उन्होंने कहा कि मैं 90 वर्ष का हो गया हूँ, तो मुझे सात बलेकर जी और एक उनसे मिलने एक मराठी कवि गए। तो उन्होंने पूछा कि युवा होने की क्या परिभाषा है। सॉरी, मैं विषयांतर हो रहा हूँ, लेकिन जब सर ने 90 वर्ष कहा तो सोचा उनका मैं जब उनके लिए अपना संबोधन दूं तो इस बात को कह के करूँ जब सर ने 90 वर्ष अपने को बताया। तो सात बलेकर जी ने कहा कि अभी मैं 94 वर्ष का हूँ और मैं 4 पुस्तकों की लिखने की योजना बना रहा हूँ। तो पूछा राव या भाऊ देशमुख करके उन कवि का नाम था, मुझे उन कवि का नाम थोड़ा स्मरण नहीं आ रहा है। तो उनने अपना जो कंक्लूजन दिया, कहा कि जो भविष्योन्मुखी हो, जिसके पास भविष्य में और भी कुछ करने की जिज्ञासा हो, वो 94 वर्ष का युवा है। हमने ऐसे भी बुजुर्ग देखे हैं कि जो 18 वर्ष की उम्र में करता है कि हमारे जमाने में ऐसी बातें हुआ करती। आप भविष्योन्मुखी हैं और आप 90 वर्ष के युवा हैं। जो हमारे अकाउंट से पैसे खर्च हो गए वो हमारे हैं नहीं, जो बचा हुआ है वो हमारे हैं। तो जितने वर्ष हमारे बचते हैं उतने वर्ष के युवा। तो आप सबसे ज्यादा युवा हैं हमें, और आपके युवतम होने की हम कामना करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं आप हमेशा स्वस्थ रहें और दीर्घायुष्य प्राप्त हो आपको, और आपका आशीर्वाद हम सब पर हमेशा बना रहे। आदरणीय रमाकांत जी महासचिव है, शर्मा जी कार्यवाहक अध्यक्ष हैं, और महासचिव जी, मैं आपको बहुत पहले से तो नहीं लेकिन तब से जानता हूँ जब आप देशबंधु महाविद्यालय के माननीय शासी निकाय के अध्यक्ष आप हुआ करते थे। तो ऐसे आदरणीय, मैंने आपके लिए बहुत सारी बातें बोली लेकिन आप बाहर चले गए थे, सुन नहीं पाए रिकॉर्डिंग में। आपको अच्छी बातें नहीं सुननी चाहिए, ध्यान रखिए। नहीं, वो आपके उज्जवल भविष्य सुखमय जीवन और स्वस्थ होने की कामना में नहीं सुनी। बहुत अच्छी सौभाग्य से पूर्व यहाँ के दिल्ली हाईकोर्ट के आदरणीय चीफ जस्टिस महोदय यहाँ उपस्थित हैं। आप सभी को प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर गुरु की एक बड़ी लंबी मुझे एक श्रेणी दिख रही है, जिसमें आदरणीय परोहा सर, देवी प्रसाद त्रिपाठी सर, रामराज उपाध्याय सर, बलियाल सर,
ये सब ऐसे महानुभाव है। इधर हमारे मित्र मेरे वरिष्ठ रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हनुमान मिश्र जी और उर्मिल वत्स जी, मैं इनके महाविद्यालय में चेयरमैन रहा हूँ गवर्निंग बॉडी का, तो उर्मिल जी हमें दिख रहे हैं। वस्तुतः अभी बात हो रही थी, इतने ज्योतिष की बातें हुई। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं और एक जब हम लोग काव्य प्रकाश पढ़ते हैं तो एक प्रयोग आता है कि रामोस्मि सर्वम सहे, राम हूं सब कुछ सह लेता। हमारा शास्त्र सर सहता ही आया। वस्तु है क्या कि जब अनुबंध चतुष्टय की बात हम करते हैं तो सबसे पहला एक शर्त अधिकारी की रहती है। अधिकारी इसलिए क्योंकि जब बात करे तो केवल ज्योतिष कह के बात न करे, क्योंकि विषय में ना ज्योतिष शास्त्र लिखा हुआ। फिर तोता और मैना बंदरों की भाषा बन जाती है जब हमारा इस तरह का विषय होता है। शास्त्र जब कहते हैं तब ज्योतिष हमारे समक्ष उपस्थित होता है। जब वेदांत की बात करते हैं, शास्त्र कहते हैं, तो शास्त्र की दो व्युत्पत्तियां हमारे समक्ष आती हैं कि एक शास्त्रनादिति शास्त्रम और एक संसनादिति शास्त्रम, जो सार को लेकर के चलता है। शास्त्र की उस बौद्धिक परंपरा को, उस अतीत को हमारे समक्ष लाता है। और अतीत कहने के पीछे एक मैं स्वदेश से इस बात को कह रहा हूँ। सौर मंडल की बात जब कोपरनिकस ने सौर मंडल सिद्धांत दिया तो एक हंगामा मचा। सब लोग उससे परिचित हैं। उस हंगामे से क्या क्या करना पड़ा, क्योंकि एक किसी विशेष से के मुख से या उनके किताबों से कुछ बातें ऐसी कही गई थी कि सूर्य की परिक्रमा, पृथ्वी की परिक्रमा सूर्य करता है। जब उनने अपना सिद्धांत दिया, तो जब सौर मंडल का सिद्धांत दिया तो उन्हें वास्तविकता बताई और सूर्य के ग्रह की बात करते हुए उन्होंने कहा कि पृथ्वी आदि सभी ग्रह उनकी परिक्रमा करते हैं, उनके चारों ओर हैं, इर्द गिर्द हैं। पूरा हंगामा हुआ। जब मध्य संस्थित गुरु केंद्र में गुरु की बात हमने कही कि केंद्र में गुरु उपस्थित है, तो गुरु भी स्वदेशी है। जब हम गुरु कहते हैं तो गुरु हर स्थान पर श्रेष्ठ को कहते हैं। और पंचस्कंधात्मक वर्तमान में ज्योतिष में हम बात करते हैं, तो पहले से हमारे ऋषियों को एक कॉन्सेप्ट पता था कि गुरु सबसे श्रेष्ठ गुरु। ये पंचस्कंधात्मक ज्योतिष में शकुन शास्त्र, लास्ट में शकुन की बात करते हैं, तो शकुन क्या है? मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ तो दो प्रकरण बस आप लोगों के समक्ष रख देता हूँ। मैं चूंकि आगे सब लोगों ने होरा की बातें कही, ज्योतिष कैसे विज्ञान है, मैडम ने बोला, बहुत सारी बातें हो चुकी हैं, रिवीजन है, उसको रिपीट नहीं करो। जब हम कालिदास को पढ़ते हैं, कहते हैं कि भाई संदेश लेके जा रहे हो, कब जाओगे? तो श्लोकांश बोल रहा हूँ कि मंदम मंदम नुदति पवनश्चानुकूलो यथात्वाम। उसके नीचे की पंक्ति है वामश्चायम नदति मधुरम चातकस्ते सगंधा। चातकः कीदृशः चातकः इति जिज्ञासायां तो कह रहा है सगंधः चातकः मधुरम नदति। कहाँ कर रहा है वो? तो वामश्चाय। इसलिए एक शकुन शास्त्र के विषय में जब हम बात करते हैं तो सीधा सीधा हमारी परंपरा हमें बताती है कि कब आपको यात्रा करनी है। एक विधान करता है शास्त्र। दुष्यंत उसी आश्रम में प्रवेश करता है, क्योंकि अभी सब जानते हैं क्योंकि ज्योतिष प्रत्यक्ष शास्त्र है। ज्योतिष शास्त्र हम इसीलिए इसको काल विधान शास्त्र और प्रत्यक्ष शास्त्र के रूप में जानते हैं। और काल विधान शास्त्र की जब बात करते हैं तो प्रमुख दो आधार लेते हैं, सूर्य की और चंद्रमा की। कालिदास ने शायद ज्योतिर्विदों से ही प्रभावित होकर के ये द्वे कालम विधत्तः प्रयोग किया, उन्हें मंगलाचरण किया और उन दो की सूर्य और चंद्रमा की बात करते हैं। और अंत में जो प्रत्यक्ष शास्त्र है तो प्रत्यक्ष की जब बात करते हैं तो 8 प्रत्यक्ष तनु की बात करते हैं। इनसे युक्त ईशा आपकी रक्षा करें। जब आप ज्योतिर्विधान में पंच महाभूतों से जिन ग्रहमंडल की उत्पत्ति हुई है, यहाँ पर ज्योतिर्विद बैठे हैं और सब विद्वत परंपरा ही बैठी है, उनकी गणना कराते हुए और उनसे तत्त रक्षा किस तरह से होती है, क्योंकि समाज कल्याण की बात चल रही है ज्योतिष। उसी अभिज्ञान शाकुंतल में जब दुष्यंत प्रवेश करता है आश्रम में, तो उसका दक्षिण बाह में थोड़े से स्फुरन हो रहा है। आज के डेट में ना वो जो खुजलाना जिसको कहते हैं, कुछ टेक्नोलॉजी होती होगी,
तो एक स्फुरन हो रहा है उसमें। तो कहता है कि शून्यमिदम स्थानम, स्थान तो शून्य है, जब शून्य स्थान है, स्फुरति च मे बाहु कुतो फलम ईहासि। देखिए फल शास्त्र की भी बात करते थे, क्योंकि ये सिद्धांत ज्योतिष और फलित ज्योतिष दो की बात करते हैं। तो सिद्धांत ज्योतिष में हम गणितीय परंपरा को करते हैं। मुझे जब मैं पढ़ता था तो उसमें एक विद्वान थे, पंचांग बनाते थे, प्रोफेसर हीरालाल मिश्र। तो कभी कभी हम लोग चले जाते थे सर, तो वो गणना बताते थे, तो मुझे भयात भवोत इष्टकाल निकालना, सूर्य स्पष्टि चंद्र स्पष्टि कैसे, जातक के जन्म काल से किस तरह से, ये विधियां उस समय मुझे पता थी। अभी भी कभी कभी स्मरण आता है तो थोड़ा बहुत देख लेता हूँ। खैर, तो जब कहता है कि स्फुरति च मे बाहु कुतो फलम ईहासि, फल की बात कर रहे हैं। तो कालिदास है, कवि हैं, तो कहते हैं अथवा भवितव्यानाम, वो तो कवि हैं, साहित्य के हैं, कुछ भी बोलेंगे। अथवा भवितव्यानाम द्वाराणि भवन्ति सर्वत्र। लेकिन ज्योतिष शास्त्र जो कि प्रत्यक्ष शास्त्र है, तो ज्योतिर्विद नहीं चुकेगा। टीकाकार वहां लिखता है कि चूंकि वाम से इतर बाह का स्फुरन हो रहा है, तो इसका सिद्धांत ज्योतिष में होना चाहिए। तो लिखते हैं कि वामे तरस करस स्पंद वर स्त्री लाभदायक, वर स्त्री सुंदर स्त्री का फल प्राप्त होगा अगर आपका दक्षिण बाह में स्फुरन हो रहा है। और प्रतिफलन के रूप में शकुंतला मिलती है। और शकुंतला भी ऐसी नहीं है, क्योंकि कालिदास ने जब मेघदूत लिखा था, तो मेघदूत में उन्होंने लिखा था कि जब पुण्य शेष रह जाए, जितना थोड़ा बहुत पुण्य हो, उसके बदले में मालवा जैसा शहर मिलता है, उज्जैनी जैसी नगरी मिलती है। शेषई पुण्य ऋतम युवतिवा कांति मत खंडमेकम, किससे? शेष पुण्यों से। तो जिसका अखंड पुण्य होगा उसको क्या मिलेगा? खंडित पुण्य से जब मालवा जैसी नगरी में, उज्जैनी जैसे पुण्य स्थली में निवास करने का यदि सौभाग्य प्राप्त होता है, तो अगर अखंड पुण्य जिसने किया होगा, जिसके पास अखंड पुण्य होगा, उसको क्या मिलेगा? तब कहते हैं अखंडम पुण्यानाम, अखंड पुण्य का प्रतिबिंब है शकुंतला। तो भरस्त्री को ज्योतिर्विद का कभी, ज्योतिषी का कथन कभी असत्य हो ही नहीं सकता है, इसलिए वहां पर शकुंतला दुष्यंत को प्राप्त होती है। हम साहित्य के विद्यार्थी हैं, जब लक्षदीय चरित पढ़ते हैं तो इतने विधानों को उसमें देखते हैं। संस्कार चूंकि प्रत्यक्ष शास्त्र है, समाज में वर्तमान में कल्याण की बात हम कर रहे हैं। जो जब हम नक्षत्रों की बात करते हैं तो हम याद करते थे श्लोक में अश्विनी भरणी च मृतिका रोहिणी तथा, हम लोग ऐसे श्लोक याद करते थे। और जब किन किन ग्रहों का किन किन जातक के ऊपर किस रूप में क्या महादशा होगी, ये जन्म के बाद और जन्म से पूर्व जब षोडश संस्कार का विधान हुआ, तो गर्भाधान संस्कार से लेकर के जितने संस्कार आप देखते हैं, 16वें संस्कार में प्रत्यक्ष रूप से इस शास्त्र का जो अवदान है, हम चूंकि है क्या कि मैं एक बात शुरू में ही कही थी हमने कि रामोस्मि सर्वम से हम बर्दाश्त कर लेते हैं, कोई कुछ भी कह के चला जाता है हमारे शास्त्र को, हमारी बात। बस इतना है कि हम लोग इतने मेंटल एटीट्यूड हमारा पॉजिटिव है, इतना हमारा मेंटल एटीट्यूड पॉजिटिव है, इतने सार्वभौमिक सकारात्मकता के साथ चलते हैं। संस्कृत आज गुरुजी बैठे हुए हैं, देश में संस्कृत विश्वविद्यालय इतने हैं, हमारा गौरव बढ़ रहा है। संस्कृत दिन उत्तरोत्तर संस्कृत का विकास हो रहा है। दोस्तों होता क्या है कि हम छिद्रान्वेषी होते जाते हैं, कहते हैं कि नहीं ये चीजें नहीं हो रही है। इतना संस्कृत में काम हो रहा है, हमें लग रहा है कि ये जो कालखंड है, हम देखें डोरस से स्टार्ट करें, डोरस डेमेट्रियस अलेक्जेंडर, यहाँ इतिहास के यहाँ पर विद्वान बैठे हैं सामने, तो डोरस डेमेट्रियस अलेक्जेंडर, फिर अरब इन्वेजन, फिर आप वहीं से चलते जाइए, फिर सब कुषाण हूण, गजनवी खिलजी, अरे गजनवी मोहम्मद गोरी, उसके बाद खिलजी लोधी होते हुए हम पुर्तगीज तक आते हैं, कॉलोनियल रूल लेते हुए 17 इन्वेजन। नैरेटिव बदला गया, इतने नैरेटिव बदले गए जिसमें संस्कृत की रक्षा करना एक बड़ा दुरूह कार्य हो गया। और खास करके ऐसे मैं जब यहाँ पर 2014 में ज्वाइन किया दिल्ली विश्वविद्यालय में, तो ज्योतिर्विज्ञान यहाँ चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए, उस पर भी बात चल रहा था। सब लोग यहाँ पर साक्षी है क्यों ये इस ग्रुप को चलाया है। जैसे तैसे ईश्वर की बड़ी कृपा हुई, पहले से बन फिर चला, प्रारंभ हुआ। इसमें सबसे ज्यादा
ज्योतिष विभाग, ज्योतिष ग्रुप में वहाँ पर छात्र हैं और इसको सुन करके हमें गर्व भी होना चाहिए, जो नहीं चल पा रहा। तो संस्कृत उत्तरोत्तर बढ़ रहा है, हमारे शास्त्र उत्तरोत्तर बढ़ रहे हैं और ये हमारी कुल परंपरा का देन है, मनीषियों का देन है। यहाँ पर सब गुरुकुल बैठे हुए हैं, आपकी देन है। हमारी ये पीढ़ियां बैठी हुई हैं आगे भविष्य की, जो संस्कृत को और आगे ले जाएंगी। 17 या 18 संस्कृत विश्वविद्यालय हैं इस देश में। संस्कृत के नाम पर जितने विश्वविद्यालय हैं, किसी विषय और किसी भाषा या किसी अन्य पर कितने विश्वविद्यालय नहीं होंगे। ये देश का गौरव है, संस्कृत का गौरव है, राष्ट्र का गौरव है। 2047 के विकसित भारत में इस ज्योतिर्विज्ञान की एक बड़ी भूमिका है। तो जो ज्योतिष के यहाँ पर, ज्योतिष शास्त्र के खास करके जो विद्यार्थी हैं, ऐसे ऐसे विद्वान हैं और इनके परंपरा को लेके हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सीखना चाहिए। और मुझे भी अवसर मिलेगा तो मैं जरूर कुछ न कुछ ज्योतिष सीखने आऊँगा। और शास्त्र में पारंगत होना तो बड़ा कठिन है, लेकिन हाँ, अगर कालिदास जैसा व्यक्ति भी कहता है कि अगर एक छोटी नाव लेकर के महासागर पार करने के लिए मैं खड़ा हूँ, तीर्थुदुस्तरम मोहादुपे नास्मि सागर, कालिदास जैसा व्यक्ति कहता है। तो छोटी नाव लेकर के ही मैं भी प्रयास करूंगा कि ये इतना ज्योतिष शास्त्र जैसे इस महोदय जी को मैं भी थोड़ा सा उसमें डुबकी लगा दूं। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे, आप लोगों ने बुलाया इसके लिए मैं आदरणीय रमाकांत जी से मैं रीमा सक्सेना अखिल भारतीय संस्कृति के समारोह में आई हुई हूँ। आइए मैं आपकी बात कराती हूँ। जी हाँ, अब हमारे साथ DSW है, जो कि संस्कृत और भारतीय सभ्यता के इनके बहुत बड़े ज्ञाता हैं। और जब भी कभी कोई छात्रों को समस्या होती है संस्कृति को लेकर या संस्कृति को लेकर, इनसे बात करते हैं तो ये फोन पे ही इसको निवारण दे देते हैं। भारत विश्व की तृतीय अर्थव्यवस्था है। अभी बड़ा पावर बन के भारत उभर रहा है। 2047 का विकसित भारत, इस विषय को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी सबको एक विजन, एक दृष्टिकोण दे रखे हैं। इस समय जितनी प्रतिभा हमारे छात्रों में है, ये गौरव करने का क्षण है और ये भारत को गौरव करने का क्षण है। जो हमारी परंपरा थी, मनीषी परंपरा है, उसको जीवन में है इस समय के छात्र। तो कहीं से ये विषय तो है ही नहीं कि बच्चों में ज्ञान की कमी है। संस्कृत पहले उपयोगी थी, आज है। और ये जब तक यावत चंद्र दिवाकर, ये जब तक चंद्रमा और सूर्य की स्थिति रहेगी तब तक संस्कृत उसी तरह यशस्वी रहेगी और उसी तरह उसकी उपयोगिता रहेगी। संस्कृत की उपयोगिता हमेशा है, क्योंकि संस्कृत का मतलब होता है संस्कार, और संस्कार हमारे अध्ययन से आता है। मैं कहता हूँ कि शास्त्रों को जब कोई पढ़ता है तो शास्त्रों को पढ़ने के बाद वो शास्त्रीय परंपरा से जानता है, ऋषियों से परिचित होता है, और ऋषियों से परिचित होता है तो स्वयं से परिचित होता है। जब स्वयं से परिचित होता है तो भारत से परिचित होता है। जो भारत को जान गया वो सर्वज्ञाता हो गया, सर्वज्ञानी हो गया। तो ये मुझे लगता है ज़्यादा हम संस्कृति और संस्कृति और हमारा अच्छा नहीं। वर्तमान सरकार देखिए बड़ी ही प्रतिबद्ध है संस्कृति को लेकर के, और बड़े भाग्यशाली हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी और इस देश के सशक्त प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं और देश आगे बढ़ रहा है। और ये देश आज विश्व के उस स्थान पर खड़ा है कि हर विश्व समाज बड़ी प्रतिष्ठा की दृष्टि से भारत को देख रहा है। ये गौरव है हमारे लिए। और जो हमारे छात्र हैं, हमारे जो विद्यार्थी, इस गौरव को, इस गौरवानुभूति को अपने जेहन में पालें, इसको जिए। देखिए कि हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री हैं किस तरह से हमें गौरवपूर्ण वातावरण दिए हैं, और हमें उस गौरव के क्षण का बोध होना चाहिए। और हर बच्चे में, हर व्यक्ति में एक गुण ये जरूर होना चाहिए कि हम अपने जीवन में कोई ऐसा कार्य न करें जो हमारे समाज के हित में ना हो, हमारे राष्ट्र के हित में ना हो। ऐसा कोई कार्य न करें जिससे हमारा समाज शर्मिंदा हो, हमारा राष्ट्र शर्मिंदा हो। हमेशा राष्ट्र हित के लिए, समाज हित के लिए और अपने विषय को लेकर के, अपने पाठ्यक्रम को लेकर के तो हमेशा प्रतिबद्ध रहे और राष्ट्र हित में। ये थे हमारे प्रोफेसर राजेंद्र त्रिपाठी जी, भारतीय संस्कृति के खोदाए। मैं उम्मीद करूँगा इन्हीं की छत्रछाया में आने वाली पीढ़ी आगे बढ़े। नमस्कार।